हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक जैसे कि एल एन टी में आज के दिन भी 2-2.5% की अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। बहुत ही कछुए की चाल की तरह धीमे धीमे करके स्टॉक ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, एकदम से एक ही दिन में कभी 8%, 10% ऐसा हम लोग को एल में तेज़ी देखने को नहीं मिलती। अगर मिली भी होगी तो बहुत ही 2-3 साल में कभी एक बार 2 बार कभी देखने को मिल जाते हैं। तो ब्लू चिप कंपनी, ठीक है। तो एल का परफॉर्मेंस अच्छा है देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे खबरें आती रहती है, अलग अलग ऑर्डर्स इनको मिलते रहते हैं। एल कंस्ट्रक्शन को भी एक और ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कुछ बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की अगर हम लोग बात करें तो वो उनको अपसाइड यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम कहें तो सी एल एस ए ने क्या कर दिया, बोल दिया कि भाई एल और यहाँ से 30% भाग सकता है करके ऑलमोस्ट। एंड आने वाले Q4 के भी जो उनके ऑर्डर बुक रहेंगे वो भी काफ़ी अच्छे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑलरेडी अच्छे हैं एंड प्लस आने वाले समय में और भी इसमें हम लोग को इजाफा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इस प्रकार की जब भी चीज़ें सामने आ जाती है और जो CLSA के जो फॉलोअर्स यहाँ पे रहेंगे, फॉलोअर्स मतलब कौन से, मैं बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर वो क्या कर लेते हैं, ऐसे रिपोर्ट जब उनकी पब्लिश यहाँ पे हो जाती है तो डेफिनेटली वो स्टॉक्स में बाइंग यहाँ पे कर लेते हैं। या फिर अगर वो कहते हैं कि अरे नहीं खराब है करके तो वो सेलिंग भी करते हैं। तो इस हिसाब से उन स्टॉक्स में हम लोग को तेजी मंदी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो एल में आज के दिन इसी चीज़ के चलते हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बीडीएल में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले। अगेन सरकारी कंपनी है, 5-6% की तेजी देखने को मिले। मिसाइल सेक्टर में अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है डिफेंस से रिलेटेड तो आप बीडीएल को ज़रूर गो थ्रू कर सकते हो, स्टडी कर सकते हैं। इनका जो ये भी है, लोगो भी है, चिन्ह भी है, वो भी हम लोग को मिसाइल का ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब उसी के शेप में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो आज के दिन इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट बात करेंगे मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग एम सुमी के नाम से यहाँ पे जानते हैं। सो पहले ये कंपनी नहीं थी मतलब अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो अप्रैल 22 से ही आपको नजर आएगा। ठीक है, पहले एक ही कंपनी का नाम था मदरसन सुमी करके। ठीक है, तो मदरसन सुमी नाम की जो कंपनी यहाँ पे हुआ करती थी, ठीक है, तो उसमें से एक मदरसन इंटरनेशनल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जो मेजर कंपनी अभी भी है शेयर बाजार में। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड ये भी कंपनी अलग हो गई। सो इसके भी शेयर्स यहाँ पे शेयर होल्डर्स को यहाँ पे मिले थे। तो जिनको भी शेयर्स यहाँ पे मिले थे काफ़ी अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हुए हैं। जब से स्टार्ट हुए तब से लेके काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, बट हम कह सकते हैं जहाँ से शुरुआत वहाँ से लेके अभी तक 56% के रिटर्न्स देखने को मिले। एंड एक्चुअल में अगर देखा गया तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो इसके भी नीचे है। अगर किसी के पास ये कंपनी अगर उसको फ्रीली मिला होगा तो आप जरूर चाहो तो अपने रिटर्न्स यहाँ पे बता सकते हैं। सिर्फ इसी कंपनी के काफ़ी ज़्यादा होंगे उनको वो रिटर्न्स, ठीक है, देखने को यहाँ पे पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। सो मदरसन सुमी की भी अगर हम लोग बात करें, कंपनी ये मदरसन इंटरनेशनल की बात करें, मदरसन सुमी की बात करें, बहुत बड़े कंपनीज है, ऐसे वैसे कंपनी नहीं है। इनके जो जॉइंट वेंचर है वो कोई ऐसा मतलब एरा गैरा कंपनी के साथ नहीं भाई, बहुत बड़े बड़े जो कंपनी देखने को मिल जाते हैं। सुमितोमो वायरिंग सिस्टम की बात करें एंड मदरसन ग्रुप की बात करें, इनके बीच ये जॉइंट वेंचर है। तो कंपनी तो है ज़बरदस्ती, ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो इनका होता है वो धीमे धीमे करके हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड ये मार्केट लीडर है इंडियन वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्री की बात करें तो 40% का मार्केट शेयर इनके पास देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगता है तो आप जरूर स्टडी कर सकते हो। मिड साइज की कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, 61% प्रमोटर के पास देखने को मिल जाता है, 11% FIS, DIS के पास 17%, पब्लिक के पास 9-9.5% या फिर 10% के आसपास देखने को मिल रहा है। सो कंपनी वॉलेटाइल तो रहेगी भाई, मिड कैप है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तेजी अभी ऊपर जाएगा तो हर किसी को अच्छा लगता है, ऐसे गिरेगा 50% तो खराब लगता है, फिर तेजी आई तो अच्छा लगता है, फिर गिरेगा तो खराब लगता है। तो भाई ऐसा नहीं करना है, आपको बिजनेस को समझना है। अगर आपको इस सेगमेंट के बिजनेस में इंटरेस्ट है तो फिर आप जरूर चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, क्योंकि अच्छी कंपनी, अच्छा जॉइंट वेंचर देखने को यहाँ पे मिल जाते। थोड़ा क्विक रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत करना, आप जितना स्लो पेशेंस यहाँ पे रखोगे तो डेफिनेटली आपको ये कंपनियां फायदे ही देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो यस, IEX से रिलेटेड इतने सारे कमेंट आते रहते हैं कि IEX में क्या होगा, तो दोस्तों वो तो देखना ही पड़ेगा। CERC की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पावर मिनिस्ट्री ने तो उनको डायरेक्शन देके रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड वो सॉफ्टवेयर बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं, गाइडेंस भी देते हुए देखने को मिल चुका है, डायरेक्शन भी देते हुए देखने को मिल चुका है। अभी वो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली चलेगा नहीं चलेगा, आउटकम क्या निकल कर आएगा, ठीक है, वो एक देखने वाली बात तो यहाँ पे जरूर रहने वाली। अगर आउटकम अगर अच्छा निकल कर आता है तो माइट भी ऐसा लगता है, वैसे तो ऊर्जा मंत्री ऑलरेडी RK सिंह जी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मार्केट कपलिंग होगा ही करके, बट फिर भी हर कोई होप लेकर चल रहा है कि खास कुछ बेनिफिट नहीं होगा करके। अगर नहीं होता है बेनिफिट तन माइट भी हम कह सकते हैं 1% चांस बन सकता है कि शायद से वो अपने बातों से विड्रॉ कर ले करके, अरे नहीं करना है मार्केट कपलिंग करके। बस इसी एक उम्मीद में IEX फिलहाल तो जीते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब ये कब होगा वो देखने वाली बात है। 2 महीने का टाइम दिया था, अभी हम कह सकते हैं लगभग 1 महीना हो चुका है और 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा।
एंड चेक करना पड़ेगा क्या 2 महीने के भीतर ये काम होता है भी या नहीं और उसका क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो पेटीएम में यहाँ 5% ठीक है, सर्किट लगते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे। जैसे कि आपको पता ही है जिस कंपनी का बिजनेस खराब है उससे दूर रहने में ही समझदारी होती है। ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होती रहती है, ठीक है। येस बैंक जैसा बैंक भी जो 400 से यहाँ पे बीच में 5 रुपये तक आया था, वो कोई एक झटके में नहीं आया था, कितने सारे डबल रिटर्न्स दे देकर ही नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ भाई पेटीएम को और येस बैंक को, बताने का एक ही मकसद है कि आपका अप्रोच बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए। मैं अगर आपको पूछूं भाई तूने ये शेयर XYZ क्यों खरीदा है, उसके पीछे का रीज़न होना चाहिए कि हाँ मुझे लगता है ये बिजनेस रिवाइव करेगा, मुझे लगता है बिजनेस ऐसा करेगा, मुझे लगता है बिजनेस वैसा करेगा। ये अगर आपके शब्द होंगे तो सही डायरेक्शन में हो। आप ये कहते हो कि देखो सर्किट लग गए, ये रीज़न नहीं है भाई। फिर लोअर सर्किट लगेंगी, फिर बैंड बच जाएगी। सो अगेन कह रहा हूँ ये चीज़ें ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पे मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर क्या कर लेते हैं, अपने पैसे को डुबा देते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। ये सर्किट देख बहुत अच्छा लगता है उनको, तो ऐसा नहीं है। आपको धंधे को यहाँ पे समझना है। और धंधे के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो पेटीएम का धंधा आने वाले समय में काफ़ी मतलब उनके लिए तो ऐसा रहेगा कि क्वार्टर के नंबर्स के दिन ही ना आए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको डैमेज देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आने वाले इनके क्वार्टर के नंबर में काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पे हो सकती है। अभी वो तो अनुमान इतना ही रहेगा कि कितनी पिटाई होगी करके, कितना नुकसान होगा करके, ये बातचीत चलेगी। सो ऐसे सिचुएशन में ट्रेडर लोग तो फ़ायदा उठा लेते हैं, बट जो इमोशनल रिटेलर्स जो होते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हो डिफरेंट स्टोरी। ट्रेडिंग में क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए रहना होता है, निकल जाना होता है सही टाइम को देखकर। इन्वेस्टमेंट के लिए लंबी पारी खेलनी पड़ती है, आप निकल नहीं सकते फटाफट। ये T20 गेम नहीं है, टेस्ट मैच खेलना पड़ता है। और अगर वहाँ पे आप गलत स्टॉक में अगर बैठे रहे तो फिर आप बैठ ही जाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझना है। अगर पेटीएम में अगर किसी को जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये RBI का जो मसला है, पहले भाई वो सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। एंड बाद में आप अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा दीजिए, जो लॉस है उसको रिकवर कर लीजिए। और लॉस तो रिकवर तो पहले से नहीं हो रहा था, अभी तो इनका तो रेवेन्यू भी चला जाएगा, तो कैसे करेंगे। तो बाकी ये तो सीसा वाला गेम चलता रहता है, तो शॉर्ट टर्म में चलेगा। अगर आप चेक करोगे 5 दिन में 14-15%, महीने भर में देखोगे सब गेम ओवर, 6 महीने में देखोगे गेम ओवर, साल भर में देखोगे, समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म वालों में यही प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल जाती है। कंपनी अच्छी यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि फिलहाल तो अभी कॉन्ट्रोवर्सी में ज़्यादा फंसती हुई देखने को मिल चुकी है। आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक की ओर, एशियन पेंट्स। यस, एशियन पेंट्स की बात करेंगे तो आज के दिन एकदम दमदार गिरते हुए देखने को मिले। 4% एशियन पेंट गिरना मतलब ये कोई मामूली सी बात नहीं है। एंड ये 4% सिर्फ ऐसे ही नहीं है, अगर हम लोग प्रॉपरली अगर इसका कैलकुलेशन कर ले टॉप लेवल से, थोड़ा सा अगर मैं इसको साल भर का डेटा देख लूँ और वहाँ से अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो वाह, लगभग 18 तो मैं ऐसे रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ। आप प्रॉपरली कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न लगा कर चेक करोगे, देन माइट बी 20% से भी ज़्यादा आपको डाउन नज़र यहाँ पे आ जाएगा। तो काफ़ी हेल्दी गिरावट एशियन पेंट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो सबसे पहले रीज़न को जान लेते हैं कि एशियन पेंट गिरा क्यों है। तो उसके पीछे के 2 बड़े रीज़न देखने को मिल रहे हैं। अगेन जो बड़े ब्रोकरेज हाउस रहते हैं, 2 बड़े ब्रोकरेज हाउस ने एशियन पेंट को हम लोग को उनसे रिलेटेड जो टारगेट है वो रिवाइज कर दिया, किसी ने डाउनग्रेड यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। एंड टारगेट रिवाइज करके क्या किया होगा आपको बताइए, हाँ निचले टारगेट यहाँ पे दिए हुए। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले CLSA ने इनको यहाँ पे डाउनग्रेड किया है कि, एंड उसके पीछे का रीज़न उन्होंने यही कहा कि ग्रासिम इंडस्ट्री के एंट्री के चलते एशियन पेंट के बिजनेस में हम लोगों को इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा, ये CLSA का मानना है। तो इसीलिए उन्होंने पहले यहाँ पे कहा था कि एशियन पेंट तो अच्छा करेगा, अच्छा टारगेट उन्होंने दिया था। बट CLSA का ये मानना है कि अभी एशियन पेंट को सेल करके यहाँ पे चलना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, CLSA का मानना है। उन्होंने कहा है 25% तक ये स्टॉक का जो टारगेट उन्होंने दिया था वो उन्होंने नीचे यहाँ पे खींच लिया, 2425 तक स्टॉक यहाँ पे आ सकता है करके। एंड अगर हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की भी बात करें, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब 26 के हिसाब से, तो वहाँ पे भी उनके जो अर्निंग्स रहेंगे, ठीक है, उनके ऊपर भी हम लोग को इम्पैक्ट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये CLSA ने अपने रिपोर्ट में पेश किया है। सो जैसे कि आपको पता है जो CLSA को फॉलो करता होगा, ठीक है, मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आप भी आ गए मैं भी आ गया, ठीक है, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। आप 10 शेयर खरीदो, मैं 100 शेयर खरीदूंगा, कोई 500 खरीदेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बड़े ब्रोकरेजेस हाउस जो होते हैं, उनके बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या खरीदते क्या बेचते उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास रहता है करोड़ों का माल। अगर उन्होंने कहा कि खरीदो तो LNT जैसा स्टॉक ऊपर जाता है, CLSA ने बोला तो, और उन्होंने बोला कि नहीं भाई बेच कर चलो, इतना गिरावट होगी करके, तो स्टॉक में हम लोग को इस प्रकार की गिरावटें देखने को मिल जाती। क्या इसका अर्थ यह है कि ये जो भी रिपोर्ट्स पेश करते हैं वो 100% सही होता है? नहीं। देखिए ये मार्केट पूरा प्रोबेबिलिटी का खेल है, एस्टिमेशन का खेल है। यहाँ पे कोई 1+1 मैं कितनी बार बोला हूँ, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। किसी की एनालिसिस सही जाती है, किसी की गलत जाती है, तो हर किसी का अपना अपना अनुमान। तो CLSA को ये लगता है कि एशियन पेंट का जो मार्केट शेयर है
वो बिरला ओपस आने के चलते यहाँ पे डेफिनेटली इम्पैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये तो वक्त बताएगा, जैसे कि आपको पता है भविष्य में चेक करना पड़ेगा कि क्या वाकई इनका मार्केट शेयर हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहा है या नहीं, तो ये देखने वाली बात होगी। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो गोल्डमैन सैच ने भी इस आग में घी डाल दिया। मतलब गोल्डमैन सैच ने तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना जो पहले का जो कॉल था उन्होंने न्यूट्रल दिया था, वो ही उन्होंने रखा हुआ है, रिटेन करके रखा है, न्यूट्रल ही है करके। बट हाँ, उन्होंने जो टारगेट है वो कम कर दिया, 2850 तक का टारगेट यहाँ पे कर दिया एंड 14% तक यहाँ पे गिरावट, मतलब अर्लियर टारगेट से यहाँ पे 14% की गिरावट यहाँ पे होगी करके ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। सो गोल्डमैन सैच ने भी बोला, CLSA ने भी बोला, तो डबल यहाँ पे जो बड़े बड़े ब्रोकरिंग हाउस है उनके और से ये चीज़ें होते हुए देखने को मिली, तो डेफिनेटली किसी ने माल यहाँ पे बेचा होगा। तो इसी चीज़ के चलते एशियन पेंट में हम लोग को गिरावट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। बाकी के भी पेंट स्टॉक्स देखेंगे उनमें भी गिरावट है, बट हाँ एशियन पेंट के ऊपर खास रिपोर्ट हम लोग को निकलते हुए देखने को मिली, उसी का इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आपकी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए, आपको क्या लगता है करके। ऐसे तो बहुत सारे कंपनीज के ऊपर अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे निकलती रहती है, ठीक है। सो उस हिसाब से आपने स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, टाटा टेक्योर 5%, 5.25% की गिरावट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारी चीज़ें होती रहती है, ठीक है। तेजी मंदी चलता रहता है। टाटा टेक देखा गया तो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, ठीक है। ओवरऑल अभी अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, इतना ही कहना चाहूँगा। धीमे धीमे करके हम कह सकते हैं इसमें से रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को क्विट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बिजनेस देखकर आपने जाना चाहिए, इनका बिजनेस हम लोगों को डेफिनेटली अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इरेडा। इरेडा में भी लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे अपर सर्किट वहाँ पे लोअर सर्किट, लॉन्ग टर्म वालों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके नेट रिटर्न्स आज भी 100-150% के देखने को मिले। हाँ, जिन्होंने एकदम तेजी देखकर खरीदा होगा यहाँ पे, उनको दिक्कत यहाँ पे जरूर होगी भाई, वो तो टॉर्चर झेलना पड़ता ही है, उसी का नाम शेयर मार्केट है, ठीक है। सब कुछ मक्खन की तरह तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी किसी ने निवेश किया था 100 के इधर, फिर बाद में वो नीचे आया था 90 तक, फिर वापस तेजी यहाँ पे आया था। सो बताने का मकसद क्या है कि आपका जो बाइंग रीजन है वो सॉलिड होना चाहिए। सिर्फ बाइंग रीजन तेजी रहेगी, फोमो रहेगा, प्राइस रहेगा, तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको फिर लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लिए होने वाली है। आ जाते हैं आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ही काम आपको पता ही है कि भाई चेक करो कि आपने प्रॉपरली टैक्स भरा है कि नहीं। अगर नहीं भरा है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, आपको नोटिस जाता है, ठीक है। और जो भी अगर आपने नहीं पे किया होगा तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाकर वो वसूल यहाँ पे कर ही लेते हैं। सो एक कंपनी का नाम सामने आते हुए देखने को मिला है रिपोर्ट के जरिए कि एल्केम लैबोरेटरीज का जो शेयर है 14% क्रैश हो गया आज के दिन। बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ का टैक्स फ्रॉड का एलिगेशन मतलब अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है। आप एलिगेशन तो किसी के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो बट बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ तक का टैक्स इन्होंने नहीं भरा है करके, चोरी की है करके, ठीक है। और जैसे ये खबर हम लोग को देखने को मिली, एल्केम लैब का शेयर आप देख सकते हो एकदम 14% ऐसा क्रैश हो गया। बट उसके बाद आप देख सकते हो अच्छी खासी रिकवर भी होगी 50% निचले स्तर से। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एल्केम लैबोरेटरीज को पूछा गया, भाई एल्केम लैब कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी है, ठीक है। पॉलीकैब भी कोई खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है, वैसे ही है ये भी। तो एल्केम लैब ने भी क्या बोल दिया, ये भाई मीडिया रिपोर्ट्स है, वो उन्होंने डिनाई कर दिए जो भी एलिगेशंस लगाए हुए हैं कि हमने 1000 करोड़ के टैक्स की चोरी की है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है करके, ठीक है। ये एल्केम लैब ने अपने साइड से बोला है। हाँ, उन्होंने ये तो एक्सेप्ट किया कि रेड तो ज़रूर पड़ी है, ये कोई अभी की बात नहीं है, सितंबर में यहाँ पे हुआ था और हम कोऑपरेट कर रहे हैं। बट ये कंक्लूजन मीडिया रिपोर्ट में आ रहे हैं सेम लाइक पॉलीकैब जैसे कि 1000 करोड़ का हमने चोरी किया है करके। तो ऐसा तो कुछ अभी तक तो यहाँ पे हुआ नहीं, उन्होंने स्ट्रेट अवे चीज़ों को डिनाई कर दिया। जैसे खबर आ गई सामने तो स्टॉक निचले स्तर से वापस 50% रिकवर हो गया। अभी देखना पड़ेगा आगे क्या होता है करके। इस प्रकार की काफ़ी सारे ड्रामा हम लोग को शेयर मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।